आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर सारा देश जनजातीय गौरव का आयोजन कर रहा है। एक लंबी धरोहर को दोबारा याद कर रहे हैं और हम सभी अपनी इस विरासत को, इस साझी विरासत को एक बड़े आत्मीयता और गर्व के भाव से देखते हैं। आज इस हम सबका सौभाग्य है, माननीय रविंद्र जी भी यहाँ उपस्थित हैं और मुझे एक ऐसा विषय आज आपके सामने रखने की और एक ऐसी अवसर मिला है। मैंने जो प्रयास किया है वो आपके सामने मैं कुछ विषय रखना चाहूँगा। किन विषयों पर वास्तव में भारत एक बड़ा महासागर है और इस समुद्र का मंथन होना है और उसमें से कुछ रत्न निकलने हैं, तो उसके पहले ये समुद्र कितना गहरा है और कितना बड़ा है उसके बारे में चिंता होनी आवश्यक है। और इसीलिए जो विषय बिंदु हैं उसके प्राथमिकता तो ये देश की आबादी है कितनी पुरानी। हर व्यक्ति समय का अपना अपना काल का एक सेंस रखता है, तो भारत के बारे में जब बात करें तो कितना पुराना सोचना चाहिए वो एक विषय है और फिर कितना व्यापक सोचना चाहिए, कितनी दूर दूर तक के लोग वो नस्ली तौर पर हमसे आबद्ध हैं उसका भी एक अनुमान हमको होना चाहिए और कितने लंबे समय से ये सब आपस में प्रकृति के आधार पर जीते रहे हैं। कैसे इस परंपरा में जीवन शैली में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के साथ जो वैदिक संस्कृति यहाँ पर आई उसने उस मूल से क्या क्या लिया और इस देश में जो हमेशा से प्रकृति आधारित संस्कृति थी उस पर चलने वाले लोगों ने उसके साथ क्या दृष्टि रखी, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इस देश की आबादी बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है तो ध्यान में आता है, ऐसे तो सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा कहते हैं कि आदमी अफ्रीका में, जिसको आज हम होमो सेपियंस कहते हैं, वो 3 लाख साल पहले उत्पन्न हुआ। परंतु माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के हिसाब से उसके जो L0 से L6 ऐसे प्रकार थे, उसमें से एक प्रकार जिसको हम L3 कहते हैं वो अफ्रीका से बाहर निकला। और ये बड़ा अटपटा लगता है परंतु यही सत्य है कि अफ्रीका को छोड़कर सारी दुनिया इसी L3 की वंशज है। अब ये जो L3 बाहर निकला जीन, तो इसके 2 उपविभाग होते हैं, M और N। अब ये बात भी जेनेटिक स्टडी के बाद समझ में आई कि ये दोनों सिर्फ भारत में मिलते हैं। शेष यूरोपीय पक्ष में N और पूर्व एशिया में M ये प्रकार मिलता है। और जब इस प्रकार से समझ में आया तो ये बात एकदम असंदिग्ध रूप से स्थापित हो गई कि अफ्रीका से निकलने वाला होमोसेपियंस का समूह पहले भारत में आया और यहीं से सारी दुनिया में विस्तृत हुआ। ये जो हमारा मैप दिखता है ये लगभग सर्वमान्य है और ये बताता है कि L3 जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो भारत में आता है, भारत में कई हजार साल तक फलीभूत होता है और उसके बाद इसी में से एक शाखा पूर्वी एशिया की तरफ और फिर बाकी के लोग कुछ हिमालय के उत्तर से होते हुए और कुछ हिमालय के पश्चिम से होते हुए शेष विश्व में फैलते हैं, वही अफ्रीका में जाते हैं। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो इतना पुराना भारत का इतिहास है। अफ्रीका के बाहर सबसे पुराना आदमी यदि कहीं रहता है तो 75,000 साल पुराना, 70,000 साल पुराना, 60,000 साल पुरानी जीन्स ये भारतीय मूल के ही है। शेष दुनिया के जो जीन्स हैं वो उसके मुकाबले नए हैं और यूरोप, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, मेसोपोटामिया, ये सारे जो जीन्स हैं, ये जो सारे आबादियां हैं वो 25,000, 30,000, 15,000, 10,000 साल पुरानी है। और इसलिए जब हम भारत इस विषय पर चर्चा करते हैं तो समय का हमारा सेंस लगभग लाख साल पुराना, 70,000 साल पुराना, 80,000 साल पुराना,
हम उस टाइम स्केल में बात करते हैं। ये हमारे इस समुद्र की गहराई है, ऐसा है मानिए। और इसी के आधार पर स्टीफन ओपेनहाइमर ने अपनी किताब में दी रियल ईव लिखा है कि भारत ही यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया ये दोनों स्थानों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की उत्पत्ति का स्थान है, और इसलिए इसको यूरेशियन ईव्स कह सकते हैं। ये सारे दुनिया की यूरेशियन आदि माता वो भारत में ही पैदा हुई, और 50,000 से 1,00,000 साल पहले ये भारत से निकले। इस गहराई के बाद जरा इसका विस्तार कितना है इसको भी देखना होगा। तो ऐसे लोग जो हम कह सकते हैं कि एक ही आदि माता की संतान है, वो कहाँ तक विस्तृत है? तो ये एक भारत का नक्शा है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जिसका व्याप्त हम देखेंगे तो ये जो अखंड भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान और दूसरी तरफ ब्रह्मदेश और दक्षिण तिब्बत वो जो इसमें शामिल है, इस पूरे क्षेत्र की 98% आबादी एक ही आदि माता की संतान है। ये बात निर्विवाद रूप से सिद्ध है, और इसलिए इस समुद्र की व्याप्ति, इसका व्यापार, इसका विस्तार ये पूरे अखंड भारत में है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और डीएनए के अनुसार भारत के लोग, चाहे वो दक्षिण भारत के जनजातीय समाज हों, उत्तर भारत के जनजातीय समाज के हों, उत्तर भारतीय जातीय समाज के हों, दक्षिण भारतीय जातीय समाज के हों, संस्कृत से निकली भाषाओं से संबंध हो, या आजकल जिसको द्रविड़ भाषा समूह बोलते हैं उससे संबद्ध भाषा बोलते हों, ये सब एक ही आदि माता की संतान है और आनुवांशिक रूप से परस्पर संबद्ध हैं। यही आज, और यहाँ पर कम से कम 70,000 साल से रह रहे हैं, यही आज का विज्ञान कहता है। इसके कई और रेफरेंसेस हैं जो वैज्ञानिक रूप से इन बातों को पुष्ट करते हैं। ये थंगराज की स्टडी है जो बोलता है भारत की बहुतांश 98% आबादी मातृपक्षीय जीन्स के माध्यम से आपस में समान है। इसी प्रकार ये भी एक बात, इंडिया एज एन इंक्यूबेटर फॉर अर्ली जेनेटिक डिफरेंशिएशन, यानी अफ्रीका में आदमी कई लाखों साल से रह जरूर रहा था पर उसकी आबादी नहीं बढ़ रही थी, और वो जब भारत की शस्य श्यामला भूमि में आया तब यहाँ पर उसकी आबादी बढ़ी, और उसके बाद शेष दुनिया में और आबादी ने जन्म लिया। थॉमस किम्सलिट ने यह कहा है कि यह समझने में आता है कि भारत की आबादी कई हजार सालों से यहाँ वृद्धिगत होती हुई मूल आबादी की ही संतान है। ये सब लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ के जो आज से 60,000 70,000 साल पहले से जो लोग रह रहे हैं उन्हीं की संतान है। बाहर से आने वालों की संख्या बहुत कम है। और ऐसी कई स्टडीज हैं जो इन बातों को ये कह सकते हैं कि ये कहना कि आर्यों के बाहर से यहाँ पर आए हैं उसके बदले भारत से ही होकर के सारी दुनिया में और नृवंश या होमोसेपियंस माइग्रेट हुआ है, ये आज इस आधार पर कहा जाता है। जब ये सब कुछ इतना, इस सारे अध्ययनों ने अगर ये सब बता दिया है तो फिर विवाद किस बात का है? वो विवाद इस प्रकार से है कि रिचर्ड क्रॉडक्स नाम का एक वैज्ञानिक है और उसने ये कहा कि ये बात तो सत्य है कि मातृपक्ष से पूरा देश एक ही और आदि माता की संतान है, परंतु कुछ मेल जीन्स ऐसे हैं जो बाहर से आए, और विशेषकर उसने R1 जीन जिसको उसने कहा कि ये ब्राह्मणों के बीच ज्यादा पाया जाता है और ये बाहर से आया है। और इसके बाद कुछ विवाद शुरू हुए, परंतु जब हम इस विवाद को कुछ अन्य अध्ययनों के आलोक में देखते हैं तो ये एक एटकिंसन की स्टडी है। एटकिंसन ने जेनेटिक्स के आधार पर अध्ययन करते हुए ये बताया कि आज से 45,000 साल पहले से 20,000 साल पहले तक दुनिया की कुल आबादी का 50% भारत में रहता था, और एक समय तो लगभग 68% आबादी, दुनिया के सारी आबादी का 68% वो भारत में रहता था। और जब ये बात ध्यान में आई तो ये बड़ी विशेष बात थी। आज दुनिया की सबसे अधिक आबादी भारत में रहती है, परंतु फिर भी वो सारी दुनिया की आबादी का 20% भी नहीं होती। तो एक समय था जब लगभग 68-70% आबादी आदमी की वो भारत में रहती थी। अब जब ये स्थिति है
तो ये सवाल उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ फौजें या कुछ सेना लेकर आने वाले नर लोग वो इतनी बड़ी आबादी की आनुवंशिकता को बदल दें। तो फिर ध्यान में आया कि क्या ये जिसको बोल रहे हैं कि ये जीन्स जो बाहर से आए, क्या वो वास्तव में बाहर से आए हैं? और फिर ध्यान में आया कि अगर ये बाहर से आए थे तो भारत की जनजातियों में ये जीन्स क्यों मिलते हैं? तो फिर इन बातों को लेकर कई अध्ययन हुए। ये अध्ययन सेनगुप्ता का है। उसने बताया कि ये जो जीन्स, जिसको रिचर्ड क्रॉडक्स ने कहा था कि वो विदेशी हैं, वो वास्तव में 15,000 साल पुराने हैं, और ये जो भारत में मिलते हैं वो ज़्यादा पुराने, और ये पूर्वज हैं। कहने का मतलब कि जो R1 जीन्स बाहर से यहाँ आ रहे थे ऐसा बताया गया था, वो वस्तुतः यहाँ के पुराने थे और यूरोप के नए थे। इसी प्रकार अन्य कई अध्ययन हुए। इस अध्ययन में भी यही बताया गया कि बात सिर्फ कुछ ब्राह्मण समुदायों का ये जीन्स है ऐसा भी नहीं है। चेचुआ जनजाति है अपने आंध्र प्रदेश में, एक मंदिर है भीमशंकर का। उस मंदिर के पुजारी और उस मंदिर के आसपास रहने वाली जनजाति ये है, और इसमें 26% लोगों में वही R1 जीन्स है जिसको क्रॉडक्स ने बोला कि वो बाहर से आए। और फिर से ये बात समझ में आई कि जो भारत में जो जीन्स मिलते हैं उनमें सबसे पुराने जीन्स तो जनजाति समाज के हैं, उसके बाद भारत के ब्राह्मणों के जीन्स हैं, और उसके बाद जो विदेशी जीन्स हैं वो उससे भी अधिक नए हैं। कुल मिलाकर ये ध्यान में आया कि जिनके कारण भारत में एक माइग्रेशन की थ्योरी बाहर से बताई गई थी, वो वाइक्रोम्स जिनको बाहर का बताया गया था वो भारतीय ही हैं। वो सहरिया, कोया, लोढ़ा, चेचुआ ऐसी कई जनजातियों में मिलते हैं और ये ज़्यादा पुराने हैं। और कुल मिलाकर भारत से बाहर जाने की दिशा ही वास्तविक जेनेटिक फ्लो की दिशा है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा भू